अस्सलाम वालेकुम वंस अगेन, आप देख रहे हैं जियो पाकिस्तान में अब्दुल्ला एंड हुमा कुछ छुट्टियों पर हैं, इसलिए नीलम यूसुफ हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू नीलम फॉर बीइंग हियर, हमारा साथ देने के लिए। आप सुबह सुबह उठती हैं हमारी वजह से, आप सबकी वजह से बाय द वे, तो शुक्रिया उसके लिए। लेकिन सुबह जो होती है वो हमेशा बड़ी हसीन होती है। बचपन से अभी तक थोड़ा उठना मुश्किल होता है, लेकिन सुबह की जो फ्रेशनेस है वो दिन के किसी भी हिस्से में नहीं होती है। ट्रू, अगर आप एक दफा सुबह उठ जाएं तो उसके बाद आपको लगता है कि एक्चुअली आपका दिन बड़ा अच्छा, बड़ा प्रोडक्टिव गुजर रहा है। और अगर आप आधा दिन सोते हुए गुजारते हैं तो आपको लगता है कि आपने शायद दिन ज़ाया कर दिया है और आप बिल्कुल ही सुस्त इंसान हैं, आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन अभी हमने और भी बहुत सी बातें करनी है। बाय द वे, वज़ीर आज़म इमरान खान अमेरिका के दौरे पर हैं। कल उन्होंने वाशिंगटन में पाकिस्तानी कम्युनिटी, पाकिस्तानी बिरादरी के लोगों से खिताब किया है। उसमें उन्होंने क्या कहा और आज की उनकी क्या अहम मसरूफियात हैं, उस बारे में भी हम बात करेंगे। लेकिन इससे पहले आज की टॉप स्टोरी, टॉक ऑफ द टाउन जो इशू है जिस पर बात हो रही है, जाहिर है सबसे पहले उसी का ही हम भी जिक्र करेंगे। अदाकार मोहसिन अब्बास की अहलिया फातिमा सुहेल ने अपने शौहर पर तशद्दुद का इल्ज़ाम आयद करते हुए मुबैना तशद्दुद की तस्वीर और पुलिस से की गई शिकायत का अक्स भी सोशल मीडिया पर जारी कर दिया है। फातिमा सुहेल ने मोहसिन अब्बास के खिलाफ अदालत जाने का भी ऐलान किया है। फातिमा सुहेल ने सोशल मीडिया पर कुछ इस तरह से लिखा है कि उनके शौहर मोहसिन अब्बास के एक मॉडल गर्ल के साथ नाजायज़ ताल्लुकात हैं और गुज़िश्ता बरस 26 नवंबर को मोहसिन अब्बास को उनके साथ फातिमा ये कहती हैं कि रंगरलियां मनाते हुए रंगे हाथों पकड़ा, लेकिन मोहसिन अब्बास ने शर्मिंदा होने की बजाय उन पर तशद्दुद किया, हालांकि वो उस वक्त प्रेग्नेंट थी। वो उस वक्त प्रेग्नेंट थी और फातिमा ने पुलिस को शिकायत दर्ज नहीं कराई। अल्ट्रासाउंड कराया तो कुछ सुकून मिला कि बच्चे को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। बेसिकली उनका मौक़िफ़ ये है, यही सोच रही थी कि चंद महीने तो रह गए हैं, आधी से ज़्यादा प्रेगनेंसी गुजर गई है, अब जब औलाद हो जाएगी और ज़ाहिर है जब बेटा होता है तो बहुत से हमने घरों में देखा है, बस ये पाकिस्तानी कल्चर कह लें, नॉर्म कह लें, कि बड़े बड़े ऐसे लोग जिनका घर में कोई इंटरेस्ट नहीं होता था, लगता है हालात ठीक हो जाए, वो अपनी बेगमात के साथ ज़रा बेहतर हो जाते हैं, अच्छे हो जाते हैं और फिर बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी और वो फीलिंग इतनी अहम होती है और इतनी सेंसिटिव होती है कि आप फिर दुनिया की सारी चीज़ें छोड़ देते हैं उस नन्ही सी जान के लिए। तो फातिमा का भी यही ख्याल था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं उनके मुताबिक। 20 मई को ऑपरेशन के बाद बेटे की पैदाइश हुई। आई वंडर, वैसे मोहसिन ने कहा कि वो शूटिंग कर रहे थे, आपकी बीवी ऑपरेशन थिएटर में थी, आप शूटिंग भी कैसे कर रहे थे? लेकिन फातिमा ये कहती हैं कि वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, ज़ाहिर है कि सारा टाइम तो गर्लफ्रेंड के साथ नहीं होंगे, कराची में थे मौजूद तो वो शूटिंग ही कर रहे होंगे बाकी दिन में तो। लेकिन फातिमा ने कहा कि जब वो लाहौर में ऑपरेशन थिएटर में थी तो उस वक्त भी मोहसिन अब्बास कराची में अपनी गर्लफ्रेंड के साथ थे, रंगरलियां मना रहे थे। मोहसिन अब्बास हैदर को परेशान जाहिर करने के लिए, अपने आप को परेशान जाहिर करने के लिए सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं। फातिमा ने यह भी बताया कि वो जो डिप्रेशन वाली पोस्ट जिसका हमने बड़ा ज़बरदस्त तस्करा भी किया था, हम बड़े परेशान हो गए थे, मोहसिन को पता नहीं क्या हो गया, उन्होंने कहा कि मैं खुदकुशी कर लूँगा डिप्रेशन में। वो माजरा ये था कि उनकी गर्लफ्रेंड ने एक दिन के लिए फ़ोन ऑफ कर लिए थे और वो इतने परेशान हो गए थे, उन्होंने ये लिख दिया था उस मामले का उनकी पहली बेटी की वफात से कोई ताल्लुक नहीं था। फातिमा सुहेल ने लिखा कि समाजी दबाव हो या नहीं हो, लेकिन अब बहुत हो चुका है, ज़बानी और जिस्मानी तशद्दुद बहुत सह लिया। इससे पहले मोहसिन अब्बास अपने गुस्से के बारे में क्या कहा करते थे, ये भी सुन लीजिए। इन्होंने कोई मेडिकल रिपोर्ट जमा करवाई हुई नहीं है। अभी इन्होंने रिसेंटली जो तस्वीर शेयर की हैं वो 2018 की हैं, यानी पिछले साल की हैं, 2 दिन का पहले का वाक़या है। वो आकर अपने रीसेंट ज़ख्म दिखाती, थाना उनको कब से कॉल कर रहा है, उनका नंबर ऑफ जा रहा है, थाना उनको बुला रहा है, पुलिस स्टेशन जहाँ पे उन्होंने वो जमा करवाई वो नहीं जा रहे, वो वहाँ जाकर अपना कोई मेडिकल रिपोर्ट जमा करवाएं, किस्सा ही खत्म हो जाएगा। मेडिकल रिपोर्ट जमा कराएंगे, मुझे अंदर कर देंगे जी वो। अच्छा जी, यानी कि मोहसिन इस बात को एक्सेप्ट कर चुके हैं कि जब उन्हें गुस्सा आता है तो उनका एंगर का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, बदजुबानी करने लगते हैं। इससे पहले अदाकार मोहसिन अब्बास ने रात गए प्रेस कॉन्फ्रेंस जो कि उसका भी क्लिप आपको हमने दिखाया, उन्होंने कहा कि उनकी अहलिया ने पुराने वाक़े को नया वाक़या कहकर पेश किया और उन्होंने ये भी कहा कि अगर अपनी बीवी पर तशद्दुद किया है तो वो कोई एक मेडिकल रिपोर्ट ही सबके सामने ले आए और दिखा दें। अब हालात जो हैं वो इस नहज पर पहुंच चुके हैं कि अब तलाक के अलावा मोहसिन कहते हैं कि कोई भी चारा नहीं है। मोहसिन ने यह भी कहा है कि दूसरी शादी का फैसला मैं कर चुका हूं, इस बारे में घर वालों को आगाह मैंने कर दिया है। अच्छा, बाय द वे मोहसिन अब्बास हैदर ने बड़ा कन्वीनियंटली, हम पे आइएगा, हम बात करना चाहते हैं, बड़ा कन्वीनियंटली उन्होंने हमें ये बता दिया कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि बच्चे की पैदाइश के बाद हमने ये सोचा, मैंने ये सोचा कि हम सेपरेशन कर लेते हैं। सेपरेशन करने के बाद ज़ाहिर साथ ही उन्होंने ये भी तस्करा कर दिया कि सारी
उम्र उन्होंने कबारे तो बैठे नहीं रहना था, उन्हें घर का सुकून चाहिए था जो उन्हें घर से बाहर मिल रहा था अपेरेंटली, और इसलिए उन्होंने दूसरी शादी का फैसला कर लिया। अपने लिए तो काफी उन्होंने आसानी की बात अपने लिए उन्होंने ये सोच लिया, लेकिन जाहिर है आई एम श्योर कि मोहसिन अब्बास हैदर इस बात से बखूबी वाकिफ होंगे कि वो सेपरेटेड रहते हुए दूसरी शादी कर सकते हैं, लेकिन एक खातून एक औरत सेपरेटेड रहते हुए दूसरा निकाह नहीं कर सकती। तो उन्होंने उस खातून के मुस्तकबिल के बारे में क्या सोचा कि वो सारी उम्र आपका बच्चा पालेगी, जो दरअसल आपकी भी जिम्मेदारी है, और आप दूसरी शादी कर लेंगे और जाहिर है अपनी फैमिली को उस तरह से आगे बढ़ाएंगे। और यहाँ पर हम ये ज़रूर कहना चाहेंगे उन तमाम ख़वातीन के बारे में ज़रूर डिस्कशन होनी चाहिए जहाँ हम मर्द को बुरा भला कहते हैं, और जाहिर है कंडेम किया जाए, कंडेम करने का लफ्ज़ भी छोटा पड़ जाता है जब हम देखते हैं किसी मर्द को अपनी औरत से बदजुबानी करते हुए, अपनी अहलिया पर हाथ उठाते हुए। लेकिन साथ साथ उन ख़वातीन का तस्करा ज़रूर करना चाहिए जिनको ये पता होता है कि ये शख्स जिससे मैं राह रस्म बढ़ा रही हूँ, ये शख्स जो शायद मुझसे दोस्ती करना चाहता है, जिसको मैं कुछ पॉजिटिव रिस्पॉन्स दे रही हूँ, ये शादीशुदा है, ये बच्चों वाला है, लेकिन उसके बावजूद वो मरासिम बढ़ते हैं, वो मरासिम एट टाइम्स दूसरी शादियों तक चले जाते हैं, वो मरासिम एट टाइम्स दूसरों के घर टूटने पे ख़त्म होते हैं, जैसा कि इस केस में भी हुआ। आपने देखा कि नहज कहाँ तक ये मामला पहुँच गया, किस नहज तक पहुँचा, और उसके बाद जाहिर है कि मोहसिन ये इदराक कर चुके हैं, ये बता चुके हैं कि उन्होंने दूसरी शादी करनी थी। लेकिन अब्दुल्ला इसमें बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि वो दूसरी जो खातून है, मालूम होते हुए कि एक बंदा शादीशुदा है और वो अगर मरासिम रखती है तो मेरे ख्याल है वो भी बराबर की शरीक है एक औरत का घर खराब करने में। अदाकार मोहसिन अब्बास के इस अफसोसनाक अमल पर पाकिस्तानी अदाकारों की जानिब से भी बड़ा सख्त रद्द अमल और बड़े तो फर्स्ट हैंड या सेकंड हैंड आई विटनेस बन गए जनाब। जाहिर है लेट्स बी ऑनेस्ट, ये हमारी भी फ्रेटर्निटी है। फातिमा हैज बीन अ पार्ट ऑफ द न्यूज़ मीडियम एज वेल, उनकी बहन भी खासी मशहूर एंकर रह चुकी हैं और किससे तो हमें भी पता लगते थे, लेकिन जाहिर है वी वर वंडरिंग कि फातिमा ने कभी कुछ इस तरह पब्लिक फोरम पे आकर कहा नहीं था, और उसका मकसद यही था कि वो अपना घर बचाना चाहती थी। और सुहेल हैदर जिनको अभी लक स्टाइल अवार्ड मिला है मोहसिन अब्बास हैदर के साथ, उनके गाने पर दोस्त भी हैं वो इनके बहुत पुराने दोस्त हैं, एक्चुअली 15 साल पुराने दोस्त हैं। जब 15 साल पुराने दोस्त की बीवी दुआ मलिक, जो कि हुमायमा मलिक की बहन भी हैं, आप कहेंगे जी दुआ कहां से आ गई? भाई दुआ सुहेल हैदर की अहलिया के तवस्सुत से उनकी उस हैसियत से ये सारा किस्सा बयान कर रही हैं, क्योंकि सुहेल हैदर मोहसिन के बहुत पुराने दोस्त हैं और अभी जो गाने पे अवार्ड मिला है इन्हें वो भी सुहेल हैदर के साथ ही इन्होंने प्रोड्यूस किया, गाया है। तो दुआ ने तो पूरा किस्सा बयान कर दिया है, क्योंकि वो कह रही थी कि फर्स्ट टाइम जब सुहेल, दुआ और मोहसिन और फातिमा गए साथ में मुजफ्फराबाद गए घूमने फिरने के लिए, तो दुआ कहती है कि मैं वो वाहिद गवाह हूँ कि मैंने सड़क पर सबके सामने मोहसिन को अपनी बीवी पर तशद्दुद करते हुए देखा। और इसके अलावा फातिमा के अलावा उन्होंने ये कहा कि उन्होंने समझाया फातिमा को कि तुम क्यों बर्दाश्त कर रही हो, तुम बारहा उन्होंने कहा कि मैंने फातिमा से कहा कि तुम आके इससे बात करो। हानिया आमिर का कहना है कि आपने दिन रात मेहनत की, रातों की नींद खराब की, तब कहीं जाकर ये शोहरत मिली, अगर ये सब कुछ जाया ही करना था तो इतनी मेहनत की जरूरत नहीं थी। अदाकारा मंशा पाशा कहती हैं कि कोई भी शख्स औरत पर हाथ उठाने का सोचे भी मत। हम औरतें बज़ाहिर तो मासूम लेकिन अंदर से बहुत ज्यादा ताकतवर होती हैं, अपने दिफा का पूरा हक रखती हैं। अदाकार उस्मान खालिद भट्ट कहते हैं कि ऐसे लोगों के लिए जहन्नम में खास जगह मौजूद है जो औरतों पर इस किस्म का हाथ उठाते हैं। अदाकारा माहिरा खान ने सवाल किया कि वो क्या चीज़ है जो इन लोगों को हाथ उठाने की इजाज़त देती है। अब हमारे यहाँ बदसलूकी करना आम हो गया है, बच्चों की खातिर इस चीज़ को रोका जाए और बच्चों की खातिर ही औरतें इस चीज़ को बर्दाश्त भी करती हैं। अदाकार आसिम अजहर ने ट्वीट किया कि सब देखने के बाद भी अगर हम कहते हैं कि क्या हुआ क्या नहीं, दूसरी साइड ऑफ द स्टोरी हम जान लेनी चाहिए, तो हम पर लानत है। अदाकारा दुआ मलिक की कहानी तो हम आपको बता ही चुके हैं, वो वाहिद गवाह हैं जिन्होंने सड़क पर सबके सामने मोहसिन को अपनी बीवी पर तशद्दुद करते हुए देखा। इसके अलावा फातिमा ये बात जानती थी कि उनके शौहर के नाजायज़ ताल्लुकात हैं। दुआ का ये कहना था, दुआ ने मजीद बताया कि उन्होंने उसे समझाया कि बहुत बर्दाश्त कर लिया, गलत कर रही हो। साथ ही साथ आपको और अदाकारों के रिएक्शंस बता दें। अदाकार आगा अली का कहना है कि जिस्मानी बदसलूकी गुनाह भी है और कानूनी जुर्म भी है, शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। अदाकार गौहर रशीद जो कि कुछ दिन पहले जियो पाकिस्तान के मेहमान भी थे, बड़े रीजनेबल इंसान लगते हैं, उन्होंने कहा कि वो एक सेकंड हैंड विटनेस है, क्योंकि उनकी एक बहुत ही करीबी दोस्त ने बताया कि फातिमा को इस तरह मोहसिन ने मारा है और वो उन्हें अस्पताल लेकर जा रही हैं, और उनकी बहुत ही करीबी दोस्त फातिमा को उस हालत में अस्पताल लेकर गई थी, तब उनको ये सारा किस्सा पता चला था।
तो फातिमा कुछ ही देर में हमारे साथ होंगी। फातिमा सुहेल से हम जानेंगे पर्टिकुलरली कल रात के जो मौसम के बयानात और इल्ज़ामात हैं उस पर हम रिएक्शन देने की कोशिश करेंगे और कुछ तफसील आप तक शेयर करेंगे। आगे बढ़ते हैं अब्दुल्ला, कुछ बचपन की यादें अगर ताज़ा करें और उर्दू में अगर आपको वो नज़म याद हो जो एक छोटे बच्चे पर लिखी गई थी। मैं छोटा सा एक बच्चा हूँ, काम करूंगा बड़े बड़े। हाँ बिल्कुल ठीक है, तो ये तो हमारे सबके जहनों में है। तो इसी नज़्म की बात कुछ मैं कर रही थी। अब एक ऐसी बच्ची सलीना ख्वाजा के बारे में आपको बताना चाह रहे हैं जिसने वाकई अपनी उम्र से बहुत बड़ा काम किया है। जनाब एबटाबाद की 9 साल सलीना ख्वाजा, इन्होंने 6050 मीटर बुलंद चोटी सर करके एक और एजाज़ अपने नाम कर लिया। इससे पहले पाकिस्तान की ये कम उम्र तरीन को पैमा सलीना ख्वाजा नीरा जानी, मकड़ा और कोर्सेस के पहाड़ भी सर कर चुकी मतलब है कि ये पहाड़ सर कर रही हैं और मेरे से तो नाम भी नहीं लिए जा रहे हैं पहाड़ों के। इतने अंदाजा लगाया वो सर कर चुकी हैं। नाम है इन पहाड़ों के और ये सलीना ख्वाजा सर कर चुकी हैं। कमाल है, वेरी नाइस भाई। बहुत ट्रेनिंग, बहुत मेहनत और बहुत हौसला चाहिए। मतलब है कि मेरे जैसा बंदा तो हाइट फोबिया से बेहोश हो जाए, लेकिन कमाल है, सलाम है इस बच्ची की हिम्मत पे भी और इसके वालिदैन की भी हिम्मत की दाद देनी चाहिए। कोच पे भी, इनके कोच पे भी और पर्टिकुलरली वालिदैन जो इतनी सी बच्ची को ये एडवेंचर करने दे रहे हैं। माशाल्लाह हमारी अम्मा तो हमें 5वीं मंजिल से नीचे नहीं झांकने देती थी इस उम्र तो में। अम्मी अबू की भी बहुत हिम्मत है। पुराज में बहुत ज्यादा कंटेंटेड है। सलीना के नन्हे कदम मजीद बुलंदियों को छूने को बेताब है और सलीना ख्वाजा ने अपने वालिद और गाइड के साथ मिलकर 6500 मीटर बुलंदी तक का सफर ये तय किया। आपने देखे बाद में बताया, ये हुआ ना पैक। उनके वालिद साहब ही असल में ये ट्रैकिंग करते हैं और ये गाइड हैं, लोगों को लेके जाते हैं, टूरिस्ट्स को लेके जाते हैं, गाइड करते हैं। तो अगर अपने वालिद की इसी शोबे में इतनी ज़्यादा सपोर्ट हो तो फिर तो कोई पॉसिबिलिटी बन सकती है। लेकिन उसके बावजूद भी आप हार्शनेस ऑफ द वेदर और कंडीशंस का अंदाज़ा नहीं लगा सकते। शायद इस तस्वीर में आपको अंदाज़ा हो भी रहा होगा कि मौसम की कितनी सख्तियाँ हैं जो बर्दाश्त करनी पड़ती हैं और ये कितने दुश्वार गुजार रास्ते हैं और ये कितना मुश्किल काम है। लेकिन सलीना, हार्ट्स ऑफ टू यू। हुंजा में वाक़ करसस चोटी भी ये सर कर चुकी हैं जो 5700 फुट बुलंद हैं। तो आप कराची आएंगी ना, ज़रा सतह समंदर के करीब भी आइए ना, इतना ऊपर ना रहिए हर टाइम, जरा सतह समंदर के करीब आएंगे तो फिर इंशाल्लाह हम आपको यहाँ पे बुलाएंगे और आपसे इंटरव्यू भी करेंगे। कैसे हैं आप सब लोग? और ये एक ऐसा इशू रहा मोहसिन अब्बास हैदर वाला जिस पे ना सिर्फ अदाकारों ने अपनी राय दी बल्कि आवाम ने, जनाब ट्विटर आप देखें तो दोनों के नाम ट्रेंड करते रहे हैं और आवाम की आरा भी सामने आई और एट टाइम्स मुझे ज़रा अफसोस भी हुआ ये देख कर कि हमें तशद्दुद के लिए भी बाज़ लोग वजूहात ढूंढते हुए नजर आए। और बहुत से लोगों ने ये भी कहा अब्दुल्ला, जिससे बड़ा अफसोस हुआ। ज़ाहिर है हर किसी की अपनी राय हो सकती है और हर कोई फ्रीली अपनी राय का इजहार कर सकता है, लेकिन बहुत से लोगों ने कहा कि फातिमा जो भी कह रही है लेकिन अभी आपको इंतजार करना चाहिए, आपको दूसरी साइड की स्टोरी देख लेनी चाहिए। दूसरी साइड की स्टोरी अब्दुल्ला कुछ भी हो लेकिन तशद्दुद को तो जस्टिफाई दूसरी साइड की स्टोरी की तो हम बाद में बात करेंगे, लेकिन अभी एक और दूसरी स्टोरी है जिस पे हमने बात करनी है। सदर ट्रंप से मुलाकात में पाक अमेरिका ताल्लुकात की बेहतरी के नए दौर की बुनियाद पड़ेगी। वज़ीर आज़म इमरान खान के दौरा अमेरिका पर पाकिस्तान की ही नहीं दुनिया भर की नजरें लगी हुई हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान के दौरे का आगाज़ ही इस चीज़ से हुआ कि साबिका हुक्मरानों के बरक्स उन्होंने मुख्तसर वक्त रखा, विच इज़ अप्रीशिएटेबल, विच इज़ कमेंडेबल, और कमर्शियल फ्लाइट में सफ़र किया। रिहाइश के लिए महंगे होटल से इज्तनाब किया। वाशिंगटन पहुंचते ही उनकी मसरूफियात शुरू हो गई। कल उन्होंने बिजनेस कम्युनिटी के लोगों से मुलाकात की, IMF हुक्काम और वर्ल्ड बैंक चीफ से मिले, सेंट्रल अरीना में पाकिस्तानी अमरीकियों की बड़ी तादाद से खिताब भी किया। हुकूमत समझती है कि इमरान खान पाकिस्तान का मुकदमा लड़ने गए हैं, उन्हें कामयाबी मिलेगी। हुकूमती वुज़रा का क्या कहना है, सुनवाते हैं आपको। हमारा वज़ीर आज़म है, उनकी शोहरत, उनकी क्रेडिबिलिटी, उनकी शनाख्त एक पाकिस्तानी हीरो के तौर पे दुनिया में मानी जाती है। आज उस कौम के कौमी हीरो ने इंशाल्लाह पाकिस्तान के अवाम के जज्बात, एहसासात की अक्कासी करनी है और हमें फ़ख्र है कि पाकिस्तान का जो मुकदमा है वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान की ज़ेरे क़यादत आसान तरीके से लड़ा जाएगा। आज वज़ीर आज़म की वाइट हाउस में अमरीकी सदर ट्रंप से मुलाकात होनी है। इस मुलाकात पे सबकी नज़रें लगी हुई हैं। ये एक तारीखी मौका होगा। अमरीकी सदर खुद वज़ीर आज़म इमरान खान का इस्तकबाल करेंगे, वाइट हाउस का दौरा भी कराएंगे और इस मुलाकात में आर्मी चीफ जनरल जावेद बाजवा भी शरीक होंगे। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी पहले ही वाज़े कर चुके हैं कि पाकिस्तान इस बार वो वादे करेगा ही नहीं जो कि पूरे ना कर सके।
हमारी हुकूमत बिल्कुल कोई ऐसी बात न करना चाहती है जिसपे हम संजीदा ना हो और जिसपे हम डिलीवर ना कर सकें। हमें करनी नहीं चाहिए। मैं समझता हूं हमें वो कहना चाहिए जो हम कर सकते हैं। कोई ऐसे वादे करने नहीं चाहिए और ये फर्क होगा इमरान खान सोच में और माजी की जो सोच थी। जनाब, वज़ीर आज़म के दौरे अमरीका से पाक अमरीका ताल्लुकात के साथ साथ अमरीका की अंदरूनी सियासत पर भी असरात नजर आएंगे। जहां अगले साल ट्रंप फिर इलेक्शन लड़ने का इरादा रखते हैं, वहां उन्हें पाकिस्तानी कम्युनिटी की सपोर्ट मिली तो बड़ा फ़ायदा हो सकता है। इम्कान है कि इस बार डू मोर की तकरार के बजाय पाकिस्तान के लिए अच्छे पैगामात आ सकते हैं। बड़े पुरुम्मीद हैं वज़ीर आज़म साहब भी, उनके साथ जो वफ्द किया है वो भी, और पाकिस्तानी कौम भी। वाशिंगटन में नुमाइंदा जियो न्यूज़ वाजिद अली सैयद हमारे साथ हमें अपडेट करेंगे कि आज वज़ीर आज़म साहब की क्या वाजिद, सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे कि वज़ीर आज़म इमरान खान की आज मसरूफियात क्या रहेंगी? ये प्राइम मिनिस्टर की वैसे तो शेड्यूल के मुताबिक बहुत सारी मुलाकातें थी, लेकिन जो सबसे अहम मुलाकात थी वो थी पाकिस्तानी कम्युनिटी के साथ। और यहाँ पर एक बिलाशुबा एक तारीखी जलसा, लोग हज़ारों की तादाद में यहाँ पे मौजूद थे। पूरे अमेरिका से आए थे, नॉर्थ अमेरिका से, कनाडा से, टोरंटो से, मिसिसागा से, मतलब यहाँ पर आए फैमिलीज़ के साथ, दोस्तों के साथ, बसें भर के आए, खुद ड्राइव करके आए और इस जलसे में शरीक हुए। जो स्पीच में उन्होंने बहुत सारी बातें की, प्राइम मिनिस्टर ने अपोजिशन को तो तनकीद का निशाना बनाया सो बनाया, लेकिन ये भी उन्होंने जिक्र किया कि वो आगे क्या कानून साजी करने जा रहे हैं, जिसमें उन्होंने ये भी कहा कि वो क्रिकेट को बेहतर करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि जो टैक्सेस के हवाले से जो निकालने हैं, लोगों से ज़्यादा टैक्सेस लेने हैं, उस हवाले से उन्होंने बात की। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि जब वो जाएंगे कल प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट ट्रंप को मिलने के लिए, तो उसमें वो ना झुकेंगे और ना अपनी कौम को और मुल्क को झुकने देंगे। तो ये उनका मैसेज था। साथ में उन्होंने ये कहा कि वो आज तक ये कहते आए हैं कि अफगानिस्तान का कोई अस्करी हल नहीं है और आज दुनिया ने उसको तस्लीम कर लिया है। सो यही दो पॉइंट्स हैं जो जिसका उन्होंने पाकिस्तानी अमेरिकन का जिक्र किया है, और जो पता लग रहा है कि कल जब वो मुलाकात करेंगे तो उसमें अपना एजेंडा किस तरह पेश करेंगे। वाजिद अली सैयद ने हमें अपडेट किया कि क्या मसरूफियात रहीं वज़ीर आज़म की। जनाब, बड़ा तारीखी जलसा उन्होंने वहाँ भी किया, बड़ी बड़ी दूर से लोग पहुँचे हुए थे इस जलसे में शिरकत करने के लिए। इस दौरे अमरीका के क्या असरात हो सकते हैं, पाक अमरीका ताल्लुकात के हवाले से मज़ीद हम बात करेंगे। सीनियर तज्ज़ियाकार हैं ज़ाहिद हुसैन साहब, उन्होंने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया ज़ाहिद साहब। ज़ाहिद साहब, वज़ीर आज़म इमरान खान और अमरीकी सदर ट्रंप की मुलाकात होने जा रही है। पाकिस्तान किन अच्छी खबरों की उम्मीद रखे इस मुलाकात से? पाकिस्तान और अमरीका तक ताल्लुकात में बेहतरी ज़ाहिर है सबके मफाद में है। व्हाट शुड वी एक्सपेक्ट आउट ऑफ दिस मीटिंग? देखिए, ये दौरा तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि काफ़ी अहम है कि काफ़ी अर्से बाद पाकिस्तान के वज़ीर आज़म या हेड ऑफ स्टेट जो है अमेरिका का दौरा कर रहे हैं। और ख़ास तौर पे देखा जाए तो जिस तनाजुर में ये दौरा हो रहा है, उस वक्त हम जो है पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान जो ताल्लुकात हैं वो बहुत अच्छे नहीं हैं, बल्कि कशीदगी बढ़ती चली गई है। और ख़ास तौर पे ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के ज़माने में ये सूरत हाल काफ़ी जो है और कशीदा होती चली गई थी। तो ये जो है पाकिस्तान के लिए और ज़रूरी है कि जो है चाहिए कि ये पूरा इसके दौरे का मकसद क्या है। एक तो ये बुनियादी तौर पे ये है कि ठीक है, हमारे अमेरिका के साथ ताल्लुकात बेहतर होने चाहिए। हमारे और अमेरिका के दरमियान बावजूद इसके कशीदगी रही है, बहुत सारे जो है इंटरेस्ट हमारे रीजन में, हमारा एक लिहाज से जो है एक इंटरेस्ट जो है वो एक दूसरे के साथ वाबस्ता भी हैं। तो इस लिहाज से तो कहा जा सकता है कि अमेरिका के साथ जो है, जो अगर इस दौरे से कशीदगी में थोड़ी सी कमी नज़र आएगी हमें। और आगे देखें, इसमें ये नहीं कहना चाहिए कि हमें क्या हासिल होगा, क्योंकि देखें दौरों का मकसद या इस किस्म के ताल्लुकात का मकसद ये नहीं होता है कि हासिल क्या होगा। सबसे बुनियादी चीज़ ये है कि पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान अच्छे ताल्लुकात से जो है इस खित्ते की भी तरफ से बेहतर जाती है और हमारे लिए भी, हमारे मफाद में भी यही। राइट। अच्छा ज़ाहिद साहब, पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात में बेहतरी आए, यही सबके मफाद में है। पाकिस्तान को किन मामलात पर कुछ फ्लेक्सिबिलिटी दिखानी चाहिए और अमेरिका को किन बातों को मान लेना चाहिए? मतलब दरमियानी रास्ता क्या हो सकता है? लेकिन दरमियानी रास्ते की बात नहीं है। असल बात यह है कि जो दो ममालिक के ताल्लुकात जो होते हैं उसमें जो है दोनों अपने ममालिक के अपने जो है इन्हें जो है इंटरेस्ट के में ही जो है होते हैं।
और अब देखें तो इसमें ये नहीं है कि पाकिस्तान को क्या लचक दिखानी चाहिए। देखिए, पाकिस्तान की भी अपनी एक पॉलिसी मौजूद है और उसमें जो है हमारी बहुत सारी चीज़ों पे कशीदगी भी रही है। तो असल मकसद ये होना चाहिए और होता भी यही है कि जो है हम वहाँ अपना मौक़िफ़ का इज़हार करें। बहुत सारे मसाइल जिसमें हम समझते हैं कि यकसानियत है तो हमें जो है साथ मिलकर चलना चाहिए। लेकिन ये कहना कि जो है कोई उसमें जो अमेरिका की बात हम तस्लीम कर लें या वो हमारी बात तस्लीम कर लें, इस तरह की चीज़ें नहीं होती हैं। मफादात हैं हमारे भी, हमारे अमेरिका से बहुत ही दीराना ताल्लुकात रहे हैं, ऊंच नीच होती रही है और अभी भी जो है अगर फ़र्ज़ कीजिए इसमें अभी जो मैं समझता हूँ दौरे से जो हासिल होने जा रहा है वो ये है कि कम से कम जो कशीदगी जो है दोनों के दरमियान उसमें जो है आएगी। जब रास्ता खुलता है, मुज़ाकरात होते हैं, तो उससे जो है फिर आगे का रास्ता एक निकलता है। बहुत शुक्रिया आपका। ज़ाहिद हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद थे और लेट्स सी के क्या नताइज निकलते हैं। उन्होंने कहा कि जब भी तो इस किस्म के अहम नौइयत के दौरे होते हैं हमें ये नहीं देखना चाहिए कि हमें क्या मिलेगा वहाँ से। इन दौरों की और दीगर मामलात पर बहुत ज़्यादा अहमियत होती है, स्ट्रेटिजिक अहमियत के हामिल होते हैं ये दौरे। अब्दुल्ला अभी कुछ बोल सकते हैं? जनाब वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग वंस अगेन। और मैं ज़रा आपके रिएक्शंस पढ़ा था ट्विटर पर। थैंक यू फॉर ट्वीटिंग अस। हमारा GAO पाकिस्तान का ट्विटर हैंडल है GAO पाकिस्तान TV। आप भी अपनी किसी राय का इजहार करना चाहते हैं तो हमें लिखकर भेज सकते हैं। अभी ज़रा हम आगे बढ़ेंगे और इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने आपको बताना यह है कि पाकिस्तान की स्टार क्रिकेटर सना मीर को 3 रुकनी ICC विमेन कमेटी में शामिल कर लिया है। सना को सना मीर का इस पर यह कहना है कि इस फोरम पर नुमाइंदगी उनके लिए भी एक यकीनन एजाज की बात है। सना मीर ने ICC के साथ साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का भी शुक्रिया अदा किया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सना की इस कामयाबी पर खुशी का इजहार करते हुए उन्हें मुबारकबाद दी है और चेयरमैन PCB एहसान मानी का कहना है कि वो बोर्ड की तरफ से सना मीर को ICC की विमेन कमेटी का रुकन बनने पर मुबारकबाद पेश करते हैं। खवातीन की इस कमेटी में सना मीर के अलावा जो 2 खवातीन शामिल हैं उनमें से एक तो ऑस्ट्रेलियन है और दूसरी का ताल्लुक भारत से है और भारत की मिताली राज है जो इसमें शामिल हैं। कल से ही आप मीडिया और सोशल मीडिया पे इस बारे में पढ़ भी रहे हैं और इस पे मौक़िफ़ भी सुन रहे हैं। दोनों अतराफ़ का भी तो मौक़िफ़ सुन लिया है आपने, क्योंकि पहले ये एतराज़ किया जा रहा था लोगों की तरफ से जनाब अदर साइड ऑफ द स्टोरी सुन लें, और हमारा ये एतराज़ था कि अदर साइड ऑफ द स्टोरी जो भी हो आपको तशद्दुद करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। जो भी हक़ाइक़ हों या उसको आप जस्टिफाई नहीं कर सकते। और कमाल है कि अदर साइड ऑफ द स्टोरी जब कल सामने आई भी तो सारी बातें की गई, लेकिन बस ये नहीं बताया गया कि मैं हाथ उठाता था या नहीं उठाता था या मैंने कभी हाथ उठाया या नहीं उठाया। लेकिन इसके अलावा कुछ सवालात मोहसिन अब्बास हैदर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उठे हैं जिनका जवाब देने की हम कोशिश करते हैं। फातिमा सुहेल चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। फातिमा, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस टाइम। और वी नो कि आप किस मेंटल ट्रॉमा और टॉर्चर से गुजर रही हैं। हम आपसे बस यही कहना चाहेंगे इस गुफ्तगू के आगाज़ में कि आप अगर किसी बात का जवाब नहीं देना चाहें तो आपको मुकम्मल आज़ादी है। आप कह सकती हैं कि अब्दुल्ला या नीलम मैं इस बात का जवाब नहीं देना पसंद करेगी या मुनासिब नहीं समझती। फातिमा, कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जाहिर है आपसे पहली दफ़ा किसी भी मीडिया प्लेटफॉर्म पर गुफ्तगू हो रही है। कल मोहसिन ने सबसे पहला इल्ज़ाम तो ये लगाया कि ये जो 15, 16, 17 को आप बता रही हैं कि आप पर तशद्दुद किया गया, तो आप पुलिस के सामने बताएं, जाकर अपनी रिपोर्ट पेश करें या मीडिया के सामने आ जाएं और अपने तशद्दुद के निशानात दिखाएं। और उनके बकौल आपने प्री प्लान ये ड्रामा किया, इससे पहले आपको कभी ख्याल नहीं आया था या इससे पहले कभी उनके बकौल आपकी मोहब्बत नहीं जागी थी? जी, मैं कल मीडिया पे इस चीज़ का जवाब दे चुकी हूँ कि वो जो तस्वीर मैंने शेयर की है वो जब मैं 3 मंथ प्रेग्नेंट थी तब मुझे मोहसिन ने शदीद जब मारा था, ये वो तस्वीरें हैं जो मैं शेयर कर रही हूँ। और जो ये बोल रहे हैं लोगों को पागल बना रहे हैं कि वो सीढ़ियों से गिरने के निशान आते हैं, तो शायद लोग अंधे नहीं हैं, उनको बहुत क्लियरली नजर आ रहा है कि वो निशान मारने के हैं, वो सीढ़ियों से गिरने के निशान नहीं है। उस टाइम पे मेरा ऐसा कोई माइंड नहीं था कि मैं मोहसिन को लोगों के सामने इसका सच लेके आऊंगी। मैंने अपना घर बचाने की बहुत कोशिश की है। मेरा उस टाइम पे यही माइंड था कि बच्चा पैदा होगा, चीजें ठीक हो जाएंगी। अभी जब मैं मोहसिन के घर पे गई हूँ, 15, 16, 17 की बात है, जब उन्होंने मुझे मारा है, बाल खींचे हैं, थप्पड़ मारे हैं, धक्के देके फेंका है, मैं उस चीज का मेडिकल क्या करवाऊं जाके? मुझे बताएं उस चीज का क्या मेडिकल करवाऊं मैं जाके? और मैं ये बात बार बार क्लियर कर चुकी हूँ कि वो तस्वीरें जो हैं वो जब मैं 3 मंथ प्रेग्नेंट थी, ये सबकी तस्वीरें, और ये आदमी झूठ बोल रहा है कि मैं सीढ़ियों से गिरी थी, सबको क्लियर नजर आ रहा है।
अच्छा, ये जो कह रहे हैं कि जी मैं तो जब ये मान सकता हूँ कि मैं एक साइकेट्रिस्ट से मदद देता हूँ और मैं बड़ा डिप्रेशन का मरीज़ रहा हूँ, और जिस पे आपने इसकी एक्सप्लेनेशन भी दी थी कि वो जो एक स्टेटस इन्होंने डाला था कि मैं डिप्रेशन के मारे अपनी जान ना ले लूँ, वो ये मामला था कि इनकी गर्लफ्रेंड ने फ़ोन बंद कर दिया था। आप समझती हैं कि वो ये कहना चाह रहे हैं कि चूँकि उनका जहन उनके कंट्रोल में नहीं है या उनके एक्शंस उनके कंट्रोल में नहीं है तो ये सब कुछ हो जाता है उनसे? नहीं, ऐसी बिल्कुल कोई बात नहीं है। वो मीडिया को कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहे हैं। एक आदमी डोमेस्टिक वायलेंस कैसे मान सकता है? ये तो जरूर मान सकते हैं। ये लोग इसके बारे में बात भी करते हैं कि हम साइकेट्रिस्ट के पास लाते हैं। ये तो माना जा सकता है, डोमेस्टिक वायलेंस तो नहीं माना जा सकता ना। ये क्यों कंफ्यूज कर रहे हैं लोगों को? पागल समझा हुआ इन्होंने लोगों को कि मैं ये मान लूंगा कि मैं डोमेस्टिक वायलेंस करता हूँ, अगर मैं करता होता तो। ठीक है। अच्छा फातिमा, मोहसिन ये भी कहते हैं कि ठीक है मुझे कुछ एंगर मैनेजमेंट के प्रॉब्लम थे, लेकिन वो बैक इन बहुत साल 2-3 साल पहले थे जब हमारी शादी हुई थी। उसके बाद मेरा ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं था, और मारना तो मैंने बहुत देर पहले ख़त्म कर दिया था। मैं नहीं मारता था फातिमा को। देखिए, इसकी आई विटनेस जो है वो तो आपकी इंडस्ट्री के लोग ही आके बता रहे हैं, तो मोहसिन ये बात कैसे कह सकते हैं? उनकी इंडस्ट्री के लोग आके बता रहे हैं। गौहर ने कहा है कि 2018 की बात है। मैं भी आई विटनेस हूँ। दुआ मलिक ने कहा है, गौहर रशीद ने कहा। अच्छा, अब ये बता दीजिए फातिमा कि ये जो उन्होंने स्टांस लिया है कि हमने बैठ के फैसला किया कि अब चूंकि बेटा पैदा हो गया है तो आप दोनों सेपरेशन कर लेते हैं। आपकी साइड ऑफ द स्टोरी क्या है? आपसे बैठ के मोहसिन ने डिस्कस किया था कि अब चूंकि हमारी औलाद हो गई है अब हम सेपरेट हो जाते हैं, या आप अपना घर बसाना चाहती थी उस वक्त भी? नहीं, ये आदमी झूठ बोल रहा है सरासर। इसने मेरे नंबर ब्लॉक पे लगाए हुए थे। ये मुझसे बात तक नहीं करना चाह रहा था बच्चे के ऊपर, इसीलिए मैं इनके घर गई थी। और ये आदमी किस तरीके की बातें कर रहा है कि एक औरत बच्चा उठा के मेरे घर आ जाती है। क्या मतलब है मेरे घर आ जाती है? वो घर औरत का भी है, बच्चे का भी। अच्छा, आप लेबर में थी, जाहिर है आप यू वर ऑलरेडी एडमिटेड इन द हॉस्पिटल और ये कराची में मौजूद थे, अपना काम कर रहे थे। आपने इन्फॉर्म किया था इन्हें कि ये मेरी एक्सपेक्टेड डेट है और अब मैं जाऊंगी हॉस्पिटल? कोई राब्ता था, या 9th मंथ प्रेग्नेंट होने के बावजूद आपका कोई राब्ता ही नहीं था इनसे? नहीं, मेरा इनके साथ कोई राब्ता नहीं था, लेकिन इनको डेट जरूर पता थी। इनका मेरे साथ कोई राब्ता नहीं था। मैंने इनको हॉस्पिटल में जाते ही मैसेजेस भी किए हैं, कॉल्स भी किए हैं, दूसरों के नंबर से भी किए हैं कि उन्होंने मुझे ब्लॉक किया होगा। इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। जवाब नहीं दिया। फातिमा, आपने FIR भी दर्ज कराई है, उसमें आपने क्या मौक़िफ़ अपनाया है? अदालत से आप क्या चाह रही हैं? मैं अदालत से अपने बच्चे का हक ही चाह रही हूँ, जो मैं वहाँ पे इस इंसान को कहने गई थी कि आराम से प्यार से रहते हैं। अब बच्चा पैदा हो चुका हुआ है तो अब हम आराम से रहते हैं, बच्चे को उसका हर तरह का हक दो, बाप का प्यार दो, यही कहने गई थी मैं चाहती हूँ। नहीं, फिर वो कहते हैं कि जी नाजिश जहांगीर जिनका आप तस्करा कर रही हैं वो आपकी भी दोस्त रह चुकी हैं, और फातिमा नाजिश ने भी अपना एक स्टेटस डाला है कि और मोहसिन भी कहते रहे हैं कि अपने घर के हालात नाजिश को बताती रही हैं ये फातिमा। तो ये इसमें कितनी सच्चाई है फातिमा? ये सरासर आदमी झूठ बोल रहा है। मैं उस औरत के पास जरूर गई थी ये कहने के लिए कि मेरे आदमी का पीछा छोड़ दो, मेरा घर खराब मत करो, मेरे घर में बहुत क्रिएट हो। और उस औरत ने जिस तरीके से, उसने कई बार माना भी है कि मेरा उसके साथ अफेयर चल रहा है, मैंने इसको नहीं छोड़ना, हम दोनों के एक ही इन दोनों के बयान होते थे। तो मैं एक्चुअली मैं इसमें अपनी गलती मानती हूँ कि जब मेरे अपना शौहर ठीक नहीं था ना, तो मुझे उस औरत के पास नहीं जाना चाहिए था। अच्छा फातिमा, आप जुल्म सहती रही सिर्फ इस बात पे कि घर वाले क्या कहेंगे, लव मैरिज की है, अब भुगतना भी होगा, तो इस वाक़े के बाद आपकी फैमिली का आपके साथ कैसा रवैया था? और जब से ये होता रहा आपने कभी शेयर नहीं किया फैमिली से, किसी दोस्त से? नहीं, एक्चुअली वो मैंने कल भी बताया है कि मेरी फैमिली ने मुझे कई बार कहा है कि बेटा हम आपके साथ खड़े हैं, आप क्यों नहीं खड़ी हो रही हैं। मेरी बहन खुद मीडिया में है, तो मैंने उनको बोला कि मैं अपना घर बचाना चाहती हूँ, मैं डिवोर्स की तरफ नहीं जाना चाह रही थी। मेरा बच्चा होने वाला है, बच्चा होते ही शायद चीजें चेंज हो जाएंगी, ये आदमी ठीक हो जाएगा। अच्छा, ये बताइएगा कि जाहिर है कि उनकी साइड ऑफ द स्टोरी तो यही है कि ये हम नहीं रह सकते थे साथ, और हमने ये फैसला कर लिया था बच्चा होने के बाद भी कि सेपरेशन ही वाहिद हल है, और फिर वो दूसरी शादी का भी तस्करा करते रहे। आपसे उन्होंने तस्करा किया था कि मैं दूसरी शादी करना चाहता हूँ, ये सच है या झूठ है? पैर पकड़ा था, ये झूठ बोल रहे हैं। दूसरी शादी में तो कोई बात नहीं थी, ये हमने अपने पूरे होशो हवास में बेबी प्लान किया था, मुझे नहीं पता था ये आदमी मुझ पर चीट कर रहा है। अच्छा, बच्चे की कफालत भी वो कहते हैं मैं कर रहा हूँ, पूरा नान नफका दे रहा हूँ, इसमें कितनी सच्चाई है? नहीं, ये बात वो सच कह रहे हैं कि वो बच्चे का खर्चा दे रहे हैं। ठीक है। और हॉस्पिटल की बिलिंग भी वो कह रहे हैं कि मैंने खुद की है, इसमें कितनी हकीकत है?
जी, ये 2 दिन बाद जब आए थे और इन्होंने आके बोला था कि यहाँ पे मैं हूँगा या आपकी फैमिली होगी, ये आप डिसाइड कर लें। अगर आपकी फैमिली होगी तो मुझे कोई ज़रूरत नहीं है अपने बच्चे से मिलने की। तो मैंने फिर सबको बोला कि प्लीज़ आप लोग चले जाइए। जो फैमिली मेरे साथ खड़ी हुई थी इतने टफ टाइम में, इस आदमी ने बोला उनको हॉस्पिटल से निकालो, फिर मैं आऊँगा। अच्छा, यानी कि फिर आपने और वो 2 दिन जब आपकी सर्जरी हो गई और सब मुश्किल मराहल से आप गुजर गई, उसके बाद ये तशरीफ़ लेके आए। लेकिन ये बता दीजिए कि इन्होंने आपके वालिद साहब का भी बारहा तस्करा किया कि वो तो जनाब जानते हैं कि आप इनके साथ क्या सलूक किया करती थी, और आपके वालिद साहब से जब इन्होंने बात की कि उन्होंने कहा कि अच्छा ये तो मुझे फातिमा ने बताया नहीं, और फिर इन्होंने आपकी बहन और आपके कज़न का नाम लेकर और आपके किसी और रिश्तेदार का भी तस्करा करके आप पे कुछ इल्ज़ामात लगाए हैं। मैं क्लियर करती चलूं कि वो कैरेक्टर असैसिनेशन कर रहे हैं, डायरेक्टली नहीं पर इनडायरेक्टली वो मेरी फैमिली को यूज करके उन्होंने मेरी मरी हुई बेटी को भी इसमें गंदे तरीके से यूज कर लिया। और वो आदमी जितना सच और जितना झूठ बोल रहा है, एक बात मैं आपको बताती चलूं कि वो आदमी कुरान पाक पे हाथ रख के जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था उसमें उसने सरासर झूठ बोला है कि वो पुलिस स्टेशन से आ रहा है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मेरी SHO से बात हुई है, वो जो ऑडियो है वो भी मैं आपसे शेयर करती, अभी आपसे भी शेयर कर देती हूँ, रात को वैसे भी मैं शेयर कर चुकी हूँ। मुझे नहीं पता वो आप तक पहुंची है या नहीं। ये सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने कुरान पाक पे हाथ रख के की है, तो अब जाहिर है इसमें क्या है, ये आदमी मेरे पास आया ही नहीं है, ये आदमी सरासर झूठ बोल रहा है। और मुझे कहा जा रहा है कि ये औरत का नंबर बन जा रहा है जिसने एप्लीकेशन जमा करवाई है और वही पुलिस का फोन नहीं उठा रही। ऐसा कैसे हो सकता है जब मैं कल सारा दिन मीडिया पे मेरा नंबर ऑन थी। अच्छा, ये बताइएगा फातिमा कि आप तो ज़ाहिर है आप हमसे भी बात कर रही हैं, इससे पहले भी कल आपने मुतादिद इंटरव्यूज़ दिए, तो ये बात तो वहीं क्लियर हो जाती है कि आपका नंबर बंद नहीं है। आपका नंबर जब हम रब्ता कर सकते हैं तो पुलिस भी आपसे रब्ता कर सकती है। पुलिस ने आपको बुलाया, इसके बाद कोई रब्ता किया? नहीं, मेरी रात को ही उनसे बात हुई थी और उस ऑडियो में सब कुछ है कि आप सुबह आ रही हैं, मैं आपको सबूत देने के लिए तैयार हूँ कि ये आदमी झूठ बोल रहा है, ये आदमी यहाँ पर और वो जो कागज जो साथ लिए बैठे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि जी ये सबूत हैं और मैं बताना नहीं चाहता और ये आप खुद ही पढ़ लें और ये देख लें, आपको क्या लगता है उनमें क्या है? वो आदमी पूरी स्क्रिप्ट तैयार करके लेके आया था। मैं बता रही हूँ आपको, जितनी इसमें सच्चाई है वो तो एक ऑडियो कॉल ही बता चुकी है कि आदमी झूठ बोल रहा है कुरान पाक पे हाथ रख के कि मैं थाने से आ रहा हूँ, जबकि ये थाने से नहीं आ रहा था। तो बाकी बातें कितनी एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि ये जो आपने रेवोल्यूशन की है ऑन सोशल मीडिया, उसके बाद मोहसिन ने आपसे रब्ता किया है कि अच्छा सॉर्ट आउट कर लेते हैं मामला, या किसी किस्म की कोई धमकी या कोई डराया हो, कोई रब्ता किया गया इनकी तरफ से या इनके किसी आला या इनके किसी दोस्त की तरफ से कि जनाब ये फातिमा आपने कर तो दिया, इसे डिलीट कर दो, हम बात कर लेते हैं, या ये करोगी तो अच्छा नहीं होगा, कोई इस किस्म की बात? नहीं, इस किस्म की मेरे साथ किसी ने भी कोई बात करने की कोशिश नहीं किया। खैर, ये जो मोहसिन झूठ बोल रहे हैं कि मेरा अकाउंट हैक हो गया था, जब एक आदमी का अफेयर चल रहा है वो अपनी बीवी को पासवर्ड क्यों देगा? और वो कह रहे हैं कि मेरी बीवी के पास उसके पासवर्ड थे। एक जो कमेंट रिलीज किया गया था जिसमें गंदी गाली के साथ मुझे कहा गया था कि फेमिनिज्म, सस्ती फेमिनिज्म के लिए ये तमाशे मत करो और घर आओ और ये मामला सॉर्ट आउट करते हैं, और हैशटैग के साथ वो अल्फाज़ात मैं यूज नहीं करना चाहती टीवी के ऊपर। नहीं, अच्छा, इनकी फैमिली का क्या मौक़िफ़ रहा है? आपने ज़ाहिर है कुछ अर्सा तो गुजारा है, वो कहते हैं जी 4 साल की शादी में सिर्फ 1 साल रही हैं हम लोग साथ। आई वंडर कि उसमें आप कह रही हैं कि आपने 2 आपके बच्चे हुए, वो दूसरा बच्चा भी आपने प्लान करके किया। इनकी फैमिली का रवैया कैसा था? वो आपका दर्द समझते थे? एट टाइम्स होता है कि पता होता है माओं को या बहनों को जनाब हमारा भाई हमारा बेटा ख़राब है, ये औरत जो है ना बेचारी बिला वजह पिस रही है, इनके घर वालों का क्या रिएक्शन है? इनके लोगों को पता होता है, उनको बहुत अच्छे से पता था कि ये आदमी क्या कर रहा है, लेकिन उनमें से कोई भी मेरे साथ नहीं खड़ा होता। और फातिमा ये भी कहते हैं अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोहसिन के मैं तो शादी के बाद भी बहुत साल ऐसे ही था कि जैसे मैं सिंगल ही हूँ, घर के काम भी मैं खुद करता था, कुछ ऐसे इल्ज़ाम भी। अच्छा, फिर उन्होंने ये एक बात जो इम्पोर्टेंट की, उन्होंने कहा कि फातिमा आती हैं, फातिमा को मेरी ये बात नागवार गुजरती है कि मैं दूसरी शादी का प्लान कर रहा हूँ, उसके बाद एकदम से फातिमा घर आ जाती है बच्चे को लेकर, कहती है ये घर मेरे नाम करो। तो ये सब प्लांटेड था और प्री प्लान था। देखिए, घर नाम वाली बात ये आदमी झूठ बोल रहा है। मैं ये आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि वो घर लीज पे है, वो मोहसिन के नाम पे है आधा और आधा बैंक के नाम पे है। तो 15 साल की लीज के ऊपर मैं इस आदमी से कैसे मुतालिबा कर सकती हूँ कि वो घर मेरे नाम के ऊपर है? ठीक है, आई गेस हमने आपसे तफसील से बात कर लिया। इसके अलावा फातिमा आप कोई बात करना चाहती हैं, कोई मुद्दा उठाना चाहती हैं तो दिस इज द प्लेटफॉर्म, आगे क्या करने जा रही हैं वो आप कह सकती हैं। मैं अपने बच्चे के राइट के लिए ही आगे जाऊंगी कोर्ट में।
ठीक है, वी गेट योर पॉइंट, थैंक यू। और आपको हिम्मत दे अल्लाह ताला। आप बहुत सी उन लड़कियों बनी हैं जो डोमेस्टिक वायलेंस सहती हैं, बर्दाश्त करती हैं, लेकिन कुछ बोलती नहीं हैं। और हम बात करते हैं ना, पहली दफ़ा में क्यों ना बोल दिया। जनाब, किसी के लिए भी आसान नहीं होता है। पूरी दुनिया के सामने जब कोई ब्याह कर लेकर जाता है और कोई लड़की अपने घर से रुखसत होती है, तो वो शादी के 1 महीने बाद ये कहकर वापस नहीं आ जाती कि मुझे मियाँ मारता है। हत्तुल इम्कान ये औरत की सरिश्त में है, उसके खमीर में है कि वो कॉम्प्रोमाइज करने की कोशिश पहले वक्त गुजारेगी। और ये तो वैसे ये हत्तुल इम्कान किसी भी इंसान के, पर्टिकुलरली औरत जो मुजस्समा-ई कुर्बानी का है, उस बर्दाश्त का है, उसकी नेचर में है कि वो कॉम्प्रोमाइज करने की कोशिश करती है। और पर्टिकुलरली जहां उसने शादी अपनी मर्जी से की हो, तो वहां तो 200% ये कोशिश करती है कि मुझे अपने माँ बाप के घर वापस ना जाना पड़े और चीजें चला ले पहले। और इटसेल्फ हमारी सोसाइटी में भी ये एक टैबू है कि आप इस बारे में बात करो। तो कुडोस टू फातिमा कि फातिमा स्पोक अबाउट इट। बहुत वक्त इंतजार किया, बर्दाश्त किया, लेकिन फिर इंसान की बर्दाश्त कभी खत्म होती है और वो बात करता है। और फातिमा ने एक बात क्लियर की है कि वो कुरान पे हाथ रख के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे कि वो अभी थाने से आ रहे हैं। उन्होंने SHO से रात बात की है। उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उनकी ऑडियो जो SHO साहब के साथ टेलीफोनिक कॉल की है ये मौजूद है, आप सुन सकते हैं। SHO साहब के मुताबिक वो थाने नहीं आए हैं। और ये बात भी जेन्युइन है कि अगर 16-17 को कोई थप्पड़ मारे, बाल खींचे या धक्के दे, उसका मेडिकल क्या कराया जा सकता है। फातिमा के नंबर्स, एज फार एज वी आर कनेक्टिंग विद हर, तो फातिमा के नंबर्स ऑन है। लेकिन मोहसिन ने जैसे अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पुलिस की जानिब से राब्ता किया गया, लेकिन फातिमा के नंबर्स ऑफ जा रहे हैं। रावलपिंडी एक्सप्रेस, शुएब अख्तर ने एक और एजाज अपने नाम कर लिया। एक और एजाज अपने नाम कर लिया है। रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से पहचाने जाने वाले दुनिया के तेज तरीन बॉलर शुएब अख्तर, यूट्यूब ने उनको उनके चैनल पर 10 लाख सब्सक्राइबर होने पर यूट्यूब गोल्डन बटन दे दिया है। साबिक फास्ट बॉलर शुएब अख्तर जो सिर्फ 28 दिन अभी हुए हैं उन्हें ज्वाइन किए हुए, 28 दिनों में 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स उन्होंने बनाए हैं। और समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर अपने मदाहों का उन्होंने शुक्रिया अदा किया है। उन्होंने कहा है कि हर उस मदाह का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जो कि मुझे पसंद करता है। जनाब, ज़ाहिर मदाहों की बदौलत ही ये माइलस्टोन इन्होंने अचीव किया है। आई वंडर ये गोल्ड का होता होगा, ये गोल्ड प्लेटेड होता होगा, कुछ ना कुछ तो होता ही होगा। गोल्ड प्लेटेड तो आई एम श्योर होता होगा, है ना, जस्ट बिकॉज़ दिस इज समथिंग स्पेशल। गोल्ड प्लेटेड होगा। अच्छा जनाब, चलें जी, कंग्रेचुलेशंस शुएब अख्तर, और होपफुली आपके सब्सक्राइबर्स इसी तरह बढ़ते रहें। मैं तो देख रहा हूँ कि वीडियो कौन बना रहा है, क्योंकि उसके रिफ्लेक्शन में वो दोनों लोग नजर आ रहे हैं जो कि वीडियो बना रहे हैं। Thank you my subscribers, thank you my fans all over the world, especially Pakistan, Hindustan, Sri Lanka, Bangladesh, across the globe, Canada, Australia, name it. You people have supported me. I've achieved this within 28 days of launching my YouTube channel. Thank you very much. Please keep subscribing my channel and I keep sending you a more intel and a more. अच्छा, सिर्फ 28 दिनों में इतने सारे सब्सक्राइबर, क्या करते हो? मतलब है कि भाई स्पीडस्टर हैं, उनको उनके फैंस पाकिस्तान असल में ग्लोबल स्टार हैं। शुएब अख्तर इज लाइक्ड अक्रॉस द बॉर्डर्स। वो पाकिस्तान में उनके फैंस हैं, इंडिया में उनके फैंस हैं, अमेरिका में उनके फैंस हैं, हर जगह उनके फैंस हैं। और इंडिया में बहुत ज़्यादा उनके फैंस हैं। अच्छा जी, अभी हम आगे बढ़ेंगे और एक अहम माइलस्टोन जो अचीव किया गया ओवर द वीकेंड उसका हम तस्करा करना चाहेंगे। हफ्ते को फाटा में इलेक्शंस हुए। खैबर पख्तूनख्वा में जम होने वाले कबायली इलाकों में पुरअमन इंतखाबात, मुल्क दुश्मनों को एक आंख ना भाए, डेरा इस्माइल खान में वार कर दिया। हफ्ते को खैबर पख्तूनख्वा में हाल ही में जम होने वाले साबिका फाटा में इलेक्शन हुए। सूबाई असम्बली की 16 नशस्तों पर होने वाले इंतखाबात ना सिर्फ पुरअमन रहे बल्कि शहरियों का जोश खरोश भी नजर आया। लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, नताइज भी बर वक्त आते रहे। ये वही इलाके हैं जो कई सालों से दहशतगर्दी के वाक़यात के बायस खबरों में रहे हैं, लेकिन अब सिक्योरिटी फोर्सेज और आवाम की कुर्बानियों ने यहाँ अमन लाकर दिखाया है। इतने पुरअमन इंतखाबात मैंने अपनी तारीख़ में कभी नहीं देखे। इसमें सूबाई हुकूमत की तरफ से किसी किस्म की कोई मुदाखलत नहीं की गई और कबायलियों ने ख़ुद को ये साबित किया कि वो पुरअमन भी है, मुहिब वतन भी हैं और वो दहशत गर्दी को शिकस्त देने वाले लोग हैं। और ये जो इंतखाबात के पुरअमन होने का क्रेडिट पाक फ़ौज को ज़रूर जाना चाहिए।
दहशत गर्दों को यहाँ नाकामी हुई तो उन्होंने इतवार की सुबह डेरा इस्माइल खान में वार कर दिया। पुलिस चेक पोस्ट पर दहशत गर्दों के हमले और अस्पताल में खुदकुश धमाके से 4 पुलिस एहलकारों समेत 9 अफराद शहीद हो गए। DPO सलीम रियाज का कहना है कि खुदकुश हमलावर का खातून होना गैर मुतवक्के था। तो कांस्टेंट मौजूद हैं हर दिन हर रात। कल इलेक्शन का दिन था, ज़्यादातर नफरी उधर मौजूद थी। हमारी सारी तवज्जो फाटा FR की तरफ थी। औरत खुदकुश और ऐसे हालात में थोड़ी सी गैर मुतवक्के बात थी। दहशतगर्दों को यहाँ नाकामी हुई तो उन्होंने इतवार की सुबह डेरा इस्माइल खान में वार कर दिया। पुलिस चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों के हमले और अस्पताल में खुदकुश धमाके से 4 पुलिस एहलकारों समेत 9 अफराद शहीद हो गए हैं। DPO सलीम रियाज का कहना है कि खुदकुश हमलावर का खातून होना गैर मुतवक्के था और दहशतगर्दों की जानिब से इस इलाके को पहली बार निशाना नहीं बनाया गया, लेकिन अवाम का हौसला और अज़्म बताता है कि हम डरने वाले नहीं हैं, डट कर मुकाबला होगा। इसी पर बात करते हैं सीनियर तज्ज़ियाकार दिफाई उमूर के माहिर इम्तियाज़ गुल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शुक्रिया इम्तियाज़ साहब अपने वक्त दिए। इम्तियाज़ साहब, पहले तो हम ये बात कर लेते हैं कि बड़े ख़तरात थे, बड़े खदशात थे, लेकिन कबायली इलाकों के इंतखाबात इंतहाई पुरअमन रहे हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस और इंतज़ामिया के लिए ये कितना बड़ा और कितना अहम था जिस पर पूरा उतरे हैं सब लोग? मुझे आज बड़ी खुशी है कि 1 साल पहले जो प्रोसेस शुरू हुआ फाटा की इंटीग्रेशन का, मर्जर का, वो इंतखाबात पे मुंतज हुआ है और बिलाखिर यहाँ इस इलाके से ताल्लुक़ रखने वाले नुमाइंदों को अब सूबाई असम्बली में बैठने का मौका मिलेगा। ये बहैसियत मजमूई पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा चैलेंज था, पाकिस्तान की रियासत के लिए, पाकिस्तान की मीडिया, सिविल सोसाइटी, सब के लिए। इसलिए कि इस एक नए 21वीं सदी में इस नौइयत के इलाकों का बिल्कुल आईन और कानून से बाहर रहना कोई बड़ा एक अजूबा सा था। तो मेरा ख्याल है तमाम पाकिस्तानी इदारे इस चैलेंज पे पूरा उतरे हैं। बिल्कुल बिल्कुल जनाब, और सब मुबारकबाद के मुस्तहिक यकीनन है। अच्छा, ये भी कहिएगा कि डेरा इस्माइल खान में पहले दहशत गर्दों ने चेक पोस्ट पर हमला किया और फिर उसके बाद जख्मियों को अस्पताल ले जाया गया तो वहाँ पर हमला कर दिया गया। इस स्टाइल के हमले कोयटा में वकला पर हुए थे और कराची में भी ऐसा देखा गया था। क्या इन वाक़यात के पीछे एक ही ग्रुप हो सकता है? बिलाशुबा इसमें तो कोई मेरा ख्याल है अब शक ही नहीं है कि इस नौइयत के वाक़यात के स्ट्रिंग पुलर्स यानी पुतलियों को नचाने वाले चंद मखसूस लोग हैं या ग्रोह हैं या ताकतें हैं, वो चाहे पाकिस्तान के अंदर हैं चाहे पाकिस्तान से बाहर हैं, और ये मुसलसल पैटर्न रहा है। एक अफसोस की बात यह है कि हमारे सिक्योरिटी इदारे, ख़ास तौर पे पुलिस वाले, इस नौइयत के वाक़यात से आज तक कुछ सीख नहीं पाए हैं। कम अज़ कम 1 दर्जन इस नौइयत के वाक़यात हुए हैं। डेरा इस्माइल खान में से पहले 2 इस तरह के वाक़यात हुए, कोयटा में 2 वाक़यात हुए और दूसरे इलाकों में भी। और ये तो बड़ा एक अच्छा मौका होता है ज़्यादा से ज़्यादा अफराद को हलाक करने का, शहीद करने का। तो ज़रूरत इस अमर की है कि जब भी इस नौइयत का वाक़या होता है और ख़ास तौर पे जब अस्पताल ये लोग मुंतकिल किए जा रहे हैं, ज़ख्मियों को मुंतकिल किया जा रहा है, उस वक्त ज़्यादा एहतियाती तैयार की जाएँ। इम्तियाज़ साहब, आप दहशतगर्द मुल्क के हालात जिस तरफ ले जाना चाहते हैं वो तो हमें कतई कबूल नहीं है। इसका मुकाबला कैसे किया जा सकता है? किन चीज़ों के लिए हमें तैयार रहना होगा? देखिए, इन तमाम वाक़यात का मुकाबला यही है जो गुज़श्ता रोज़ 7 नए अज़ला में हुआ है खैबर पख्तूनख्वा के निसाब का फाटा में, कि वहाँ पे एक इंतखाबी अमल शुरू हुआ है। इन लोगों को बराबर का शहरी तस्लीम किया गया है, इन इलाकों को बराबर का इलाका पाकिस्तान का तस्लीम किया गया है, यानी ये भी मेन स्ट्रीम में शामिल हो गए हैं। और अब ज़रूरत इस अमर की है कि चाहे बलूचिस्तान है, चाहे साबका फाटा है, चाहे दूसरे पसमानदा इलाके हैं इन दोनों सूबों के या दूसरे सूबों के, कि उन वहाँ पे हुकूमतकारी के मामलात को बेहतर बनाया जाए, अवाम की सहूलियात में इजाफ़ा किया जाए, बेहतर जो मौजूदा सहूलियात हैं। बहुत शुक्रिया आपका सीनियर तज्ज़ियाकार दिफाई उमूर के माहिर इम्तियाज़ गुल साहब हमारे साथ मौजूद थे। ज़ाहिर है कि अब मुकम्मल तौर पर यह ज़म होने का अमल मुकम्मल हो चुका है और अब
आवाम की बेहतरी और उनके हालात ज़िंदगी बेहतर बनाने पर फोकस होना चाहिए। अमन की ख्वाहिश थी, बहुत कुर्बानियों के बाद अमन आया है। सियासी मरहला भी एक बहुत बड़ा था जो अबूर हो गया है। अब मोर फोकस होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा फोकस होना चाहिए कि किस तरह लोगों की ज़िंदगियों के मयार को बेहतर किया जा सके। अच्छा जी, अभी आगे बढ़ेंगे और आपको पता है कि इट्स मंडे, तो सीनियर करियर काउंसलर और एजुकेशनिस्ट आबिदी साहब हमारा वेट कर रहे हैं। आबिदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और आबिदी साहब के लिए जो सवाल आया वो ये है कि मैकाट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के बारे में आबिदी साहब कुछ बताइएगा। हमारे मुल्क में इस मजमून के हवाले से कोई डिग्री मौजूद है और इससे मुतालिक मुलाजमत के मौके क्या हो सकते हैं नौजवानों के लिए? जो जदीद मशीनें हैं जिसके अंदर कंप्यूटर का इस्तेमाल भी है, इलेक्ट्रिकल का वैसे ही इस्तेमाल होता है, मोटर्स लगी होती हैं, फिर इलेक्ट्रॉनिक्स का इस्तेमाल है और उसके अलावा जो मैकेनिकल इक्विपमेंट लगा होता है उसमें, उसको चलाने के लिए जो जदीद आलात लगाए जाते हैं उसकी समझ हासिल करने के लिए, उसकी टेक्निक्स को जानने के लिए और उसको मेंटेन करने के लिए मैकाट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग ईजाद की गई और फिर आजकल दुनिया भर में और पाकिस्तान में भी ऑफ़र हो रही है। इसके साथ साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि इसके अलावा अब जो मज़ीद टेक्नोलॉजी की चेंजेस आ रही हैं, हमें अब्रेस्ट रहना होगा और इसकी तरफ देखना होगा। ओके, बहुत शुक्रिया जनाब। हमें ज़ाहिर है तैयार रहना चाहिए मुस्तकबिल के चैलेंजेस के लिए। बहुत सी फील्ड्स हैं जिसमें नौजवान एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। अभी हम आगे बढ़ेंगे जनाब, कुछ सियासी मामलात हैं जिनका आप तस्करा करना चाहते हैं। पंजाब हुकूमत को बने 1 साल होने को आया है, ना काबीना में रद्दोबदल थम रहा है, ना पुलिस ब्यूरोक्रेसी में सूबे का निज़ाम दरहम बरहम हो रहा है। बुज़दार साहब की टीम बनकर ही नहीं दे रही है। जुमे के दिन वज़ीर आज़म इमरान खान की मंजूरी से पंजाब काबीना में बड़ी तब्दीलियाँ की गई हैं। 6 वज़रा के महकमे बदले गए हैं, जिनमें से सबसे अहम ये था कि शमशान बुखारी से वजारत इत्तलात लेकर मियाँ असलम इकबाल के सुपुर्द की गई है। ये वजारत शमशान बुखारी से पहले शोला फयाजुल हसन चौहान के पास थी और अब की बार वजह बताई जाती है कि शमशान बुखारी सियासी मुखालिफिन के खिलाफ जारहाना अंदाज में बात नहीं कर पा रहे थे। और फयाजुल हसन चौहान का पहले ये था कि कुछ वो ज़्यादा ही जारहाना अंदाज में बात दिफा करते हैं। जितना पार्टी क़यादत चाहती है, कहा यह जा रहा है कि शमशान बुखारी उस तरह से पार्टी का मौक़िफ़ और जारहाना अंदाज में आगे नहीं आते। नतीजा ये निकला है कि हुकूमत का 1 साल पूरा होने से पहले ही काबीना में एक और उखाड़ पिछाड़ का सेशन चल गया है। ये कहानी सिर्फ वजारतों तक ही महदूद रही। अब तक ये हुकूमत तकरीबन तमाम अजला के आला अफसरान, पूरी ब्यूरोक्रेसी और मुख्तलिफ कंपनीज के सरबराह तब्दील कर चुकी है। पंजाब पुलिस के तो 3-4 IGs भी ऐसे हैं जो कि मुख्ता लिया गया है, जिन्हें अब लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के MD ने इस बुनियाद पर इस्तीफ़ा दे दिया है और उनकी हुकूमत से बन नहीं रही। रिपोर्टेडली कहा जा रहा है वज़ीर आला उस्मान बुज़दार अब तक टीम सेट ही नहीं कर पा रहे और ऐसे में कारकर्दगी दिखाना आसान नहीं लग रहा पंजाब हुकूमत। बेंचमार्क ज़रा ज़ाहिर है पिछली हुकूमत का हाई है, तो उस पर पूरा उतरना भी मुश्किल काम है, लेकिन कुछ भी नामुमकिन नहीं है। अगर मेहनत करें तो इंसान क्यों नहीं बेहतर काम कर सकता और पहलों को भी आप भुला सकते हैं आवाम के जहनों से अगर आप बेहतर कारकर्दगी दिखाएँ तो। तर्जुमान वज़ीर आला पंजाब डॉक्टर शहबाज गिल हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, वज़ीर आला बुज़दार ने काबीना में एक बार फिर तब्दीली कर दी है, वज़ीरों के महकमे बदले गए हैं। ये आर्गूमेंट भी है कि जनाब अगर कोई परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहा तो उसको चेंज करें, उसको लटका के नहीं रखते, लेकिन इस मरतबा क्या इसी आर्गूमेंट के तहत ये तब्दीली आई है या कुछ और वजूहात थी? जी, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, जब भी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होती है, हुकूमत होती है, तो उसके जो चीफ़ एग्जीक्यूटिव होते हैं, इनका इख्तियार होता है कि वो टाइम टू टाइम जो चेंजेस उनको लगें कि उन्होंने करनी है वो करते हैं। और इसी तरीके से सरदार उस्मान बुज़दार साहब ने भी अपनी काबीना में ये चेंजेस किए हैं। आइंदा भी ज़रूरत पड़ी तो ये चेंजेस की जाएंगी। इस टाइम पे उनको लग रहा था कि ये चेंजेस परफॉर्मेंस हमारी और बेहतर होगी, उन्होंने ये चेंजेस की हैं। अच्छा गिल साहब, ये भी कहेगा कि वज़ीर इत्तलात शमशान बुखारी एक धीमे मिजाज के आदमी हैं, बड़े सॉफ्ट स्पोकन है। अब उनकी जगह मियाँ असलम इकबाल आए हैं, वो भी एक धीमे मिजाज के आदमी हैं। जो काम बुखारी साहब नहीं कर सके वो मियाँ असलम साहब कर लेंगे, इसका यकीन है वज़ीर आला को?
ये आपने इस सवाल का जवाब खुद ही दे दिया और आपने खुद ही दिखा दिया कि आपका सवाल मुनासिब नहीं था, कि वो भी धीमे हैं, वो भी धीमे हैं। तो फिर मुझे समझ नहीं आई कि आपने ये सवाल बनाया कैसे, पूछा कैसे। तो मेरे ख्याल में सवाल में कोई मंतक नहीं है, तो उसका जवाब भी नहीं दिया जा सकता। तो हुकूमत का, जैसे मैंने कहा, कि चीफ़ एग्जीक्यूटिव का फ़ैसला होता है, वो जिसको जो ज़िम्मेदारी देना चाहें, ये उनका इख्तियार है कानूनी, उन्होंने उसे इस्तेमाल किया है। नहीं, हमारा मकसद ये था क्योंकि इत्तलात के मुताबिक इसलिए तबदील किया गया क्योंकि शमशान बुखारी साहब से शिकायत ही यही थी कि वो ज़रा धीमे मिजाज के आदमी है। लेट्स सी कि हो सकता है फिर ज़ाहिर कुछ और वजूहत होंगी। डॉक्टर साहब, सिर्फ वजारतों तक बात नहीं है, आप लोगों की हुकूमत में आने के बाद 3-4 IGs तब्दील हो चुके हैं, ब्यूरोक्रेसी ऊपर से नीचे तक बदली जा चुकी है। पंजाब सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की बात कर लें तो कंपनी सरबा इस बुनियाद पर ओहदा छोड़ देते हैं कि हुकूमत से बन नहीं रही है। तो सूबे का निज़ाम फिर किस तरह चलेगा? हम आपसे एक्चुअली कंसर्न्ड हैं जानने के लिए। जी शुक्रिया। देखिए, अगेन मैं आपको यही बात कहूँगा कि ये सूबे के चीफ़ एग्जीक्यूटिव का आइनी और कानूनी इख्तियार है कि वो जहाँ पर भी उन्हें लगता है कि बेहतर परफॉर्मेंस के लिए तब्दीलियाँ की जाएँ वो करें। मुझे समझ नहीं आती इस सवाल पूछने की कि अगर वो अपना आइनी इख्तियार इस्तेमाल करते हैं तो उस पर आप सवाल उठाते हैं इस तरीके से जैसे वो कुछ गलत कर रहे हैं। तो वो अपना एक आइनी इख्तियार इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस पर्पज़ के लिए वो चीफ़ एग्जीक्यूटिव हैं वो पूरा कर रहे हैं कि वो बेहतरीन आवाम को परफॉर्मेंस दें अपने ऑफिसर्स की। तो इसमें बनने ना बनने की बात नहीं है, ऑफिसर्स ने स्टेट के लिए काम करना है और जो गवर्नमेंट ऑफ द डे है उन्होंने उन्हें लीडरशिप प्रोवाइड करनी है। तो ये उनका कानूनी राइट है, आइनी राइट है, उसको उन्होंने एक्सरसाइज किया है। ठीक, गिल साहब को आज ज़्यादातर सवाल जो हैं वो नागवार गुजरे हैं। अच्छा, अगर मैं एक वजाहत आप से ये चाहेंगे कि ये बता दीजिए कि अब जो टीम बन गई है ये फाइनल है या नहीं, या अभी आने वाले महीनों में मज़ीद तब्दीलियाँ देखने को मिलेंगी? अब मुझे अगर तो ये हो कि इसकी अप्रूवल आपसे लेनी है और आप नाराज़ हो जाएंगे, दोबारा हम तब्दीली करेंगे, तो फिर तो मुझे बता दीजिएगा, अगले प्रोग्राम में आपसे इसकी अप्रूवल लेंगे। मैं पूछ के चीफ़ मिनिस्टर साहब से, क्योंकि सवाल से ऐसे लग रहा है कि जैसे अगर हमने दोबारा कोई तब्दीली की तो आप फ़ाइन करेंगे उस पर। पहले बता चुका हूँ कि ये उनका आइनी और कानूनी इख्तियार है कि जब उनको लगे वो तब्दीली करें। तो दोबारा से मुझे सवाल में कोई मंतक नज़र नहीं आई, लेकिन माजरत चाहता हूँ, आप बुरा ना मानिएगा मेरी इस बात को। मैं आपको वो पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा हूँ जो मुझे फील हुआ कि उनका आइनी और कानूनी प्रोगेटिव है जो उन्होंने इस्तेमाल किया। नहीं डॉक्टर साहब, एक्चुअली हम बुरा मानते ही नहीं है कभी बुरा माना भी जाता है तो वो आप ही की तरफ से माना जाता है, हम तो बुरा मानते ही नहीं है। ऑल्दो आपके टाइम का बहुत शुक्रिया और यकीन मानिए कि हम इस आइनी इख्तियार को चैलेंज नहीं कर रहे थे। ये आइनी इख्तियार आपको मुबारक हो, 100 बिस्मिल्लाह, आप 1000 मरतबा तब्दीलियाँ कीजिए, लेकिन बस हम ये जानना चाहते थे कि तब्दीलियाँ क्यों की जा रही हैं। वो आपने बता दिया कि कोई बेहतर परफॉर्मेंस आपको दरकार है, वी गॉट आंसर, थैंक यू। तो यहाँ तो कोई लड़ाई झगड़ा है ही और यकीनन हमारी दुआ यही है कि कोई बात नहीं, ट्राई अगेन से ही सही, लेकिन ये है कि मामलात बस अच्छे चलने चाहिए। कि एक अफसोसनाक वाक़े का जिक्र करेंगे जो कि रहीम यार खान में पेश आया है। रहीम यार खान में मुबैना ज़्यादती का शिकार होने वाली खातून 10 दिन हो गए इंसाफ के लिए दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर है। हुकाम अपने फ़राइज़ का तकाजा ना भी समझें, थोड़ा सा रहम करना बनता है। वाक़या 12 जुलाई को पेश आया जब रहीम यार खान की रिहायशी एक 30 साला खातून 3 बच्चों की जो कि माँ है अपने घर के करीबी पार्क में मामूल के मुताबिक वॉक करने गई और वहीं से वापसी पर उन्हें 4 अफराद ने अगवा किया, गाड़ी में एक डेरे पर ले गए और इज्तिमाई ज़्यादती का निशाना उन्हें बनाया गया। रात गए खातून को उनके घर के बाहर फेंक कर चले गए। द न्यूज़ के सीनियर सहाफ़ी फ़खर दुरानी की रिपोर्ट के मुताबिक जब मसलूम खातून की वापसी पर हकीकत सामने आई तो पुलिस से केस दर्ज कराने का मुतालबा किया गया, राब्ता किया गया। पुलिस एहलकार रिवायती टाल मटोल से काम लेते रहे और दरख्वास्त गुजारों को टरखाते रहे। 2 दिन गुजार दिए इस सारी सूरत हाल में। बहरहाल एक आला पुलिस अफसर की मुदाखलत पर पर्चा दर्ज किया गया तो अदालती अहकामात के बावजूद अस्पताल वालों ने खातून का तिब्बी मुआयना करने से इनकार कर दिया। यह मुआयना वाक़े के 3 दिन बाद जाकर हुआ जो कानूनी माहिरीन के मुताबिक मतलूबा नताइज नहीं दे सकता। ऑब्वियसली जब 72 घंटे गुजर गए तो बस गुजर गए। इसी पे बात करेंगे। द न्यूज़ से मुंसलिक सीनियर सहाफ़ी तहकीकाती सहाफ़ी फ़खर दुरानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। और फ़खर साहब ये बताइएगा कि अब सामने ये आ रहा है कि पुलिस रिपोर्ट दर्ज करने में ताख़ीर करती रही लेकिन एक पुलिस अफसर ने ही दखल अंदाजी की जिस पर यह केस करना पड़ा। तो क्या पुलिस भी में भी कोई धड़े हैं जो एक मुलजिम को बचाना चाहता है और दूसरा मुलजिम तक पहुँचने की कोशिश कर रहा है? रियलिटी क्या है असल में? देखिए, जो पुलिस के आला अफसरान होते हैं वो जो DPO लेवल के या इस लेवल के, वो तो उनका इतना कोई वो नहीं होता पुलिस में।
जो छोटे लेवल के तबके के लोग होते हैं पुलिस में, SHO और ASIs वगैरह, उनके ऊपर होता है सारा मुनहसर कि वो FIRs में चाहें तो मुल्ज़मान को बेगुनाह पेश करके भी वो पेश कर सकते हैं, और अगर चाहें तो किसी मासूम लोगों को भी गुनाहगार साबित कर सकते हैं। तो ये हमारे पुलिस सिस्टम में और हमारा जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उसमें बहुत ज़्यादा फ्लॉज हैं, उनको ठीक करने की ज़रूरत है। अच्छा फ़खर दुरानी साहब, मुतासरा खातून का मेडिकल लेट हुआ, फिर FIR में ताख़ीर हुई और कुछ दीगर मसाइल भी रहे, तो इस ताख़ीर का क्या केस की तफ्तीश और बाद में जो अदालत की कार्रवाई होगी उस पर असर पड़ेगा? ये हमने मेडिकल के जो मुख्तलिफ एक्सपर्ट्स हैं उससे भी पूछा, और वो तो यही बताते हैं कि 2 दिन तक जो भी अगर इस तरह की रेप के हवाले से जो भी सबूत हैं वो शवाहिद मेडिकल के तौर पे वो इंटैक्ट रहते हैं। अगर 2 दिनों के अंदर अंदर मेडिकल हो जाए तो उससे ये साबित हो जाता है, लेकिन अगर 2 दिनों के बाद हो तो उसमें थोड़ा सा खदशा होता है कि वो सबूत वीक हो जाएं। यही बात हमने जब पुलिस वालों से पूछी तो पुलिस के DPO साहब ने ये बताया कि इनके जो स्वैब्स थे, जो सैंपल्स थे, वो हमने 1 दिन पहले ही ले लिए थे, गोया FIR लेट दर्ज हुई, लेकिन इनके सैंपल्स और टेस्ट के हवाले से जितनी भी बाकी लवाजमात थी वो हमने पहले ही पूरी कर ली थी। उसका बेशक उसका जो रिपोर्ट है वो बाद में आएगी, लेकिन इनके अगर कोई इस तरह के शवाहिद मेडिकल के हैं तो वो ज़ाय नहीं होंगे। अच्छा। और अगर इनके साथ ज़्यादती हुई है कल टेस्ट में वाज़े हो जाएगी। अच्छा, पुलिस का मौक़िफ़ है कि मेडिकल के लिए तमाम लवाज़मात जो हैं वो 1 दिन पहले पूरे कर लिए गए थे। फ़खर, ये खातून अपना पैगाम हुकाम में बाला तक पहुँचाना चाहती हैं और हम और आप भी ज़ाहिर यही कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अगर इनकी बात नहीं सुनी गई तो क्या इनका प्लान ऑफ एक्शन होगा? कुछ इन्होंने शेयर किया आपसे? देखें, इन्होंने जब पहले 2 दिन नहीं इनकी बात सुनी गई, पुलिस वालों ने इनको टाला, हॉस्पिटल वालों ने इनको टाला, तो इन्होंने सोशल मीडिया का सहारा लिया और ट्विटर पे ये अपने साथ होने वाली ज़्यादती का इन्होंने बखूबी इस्तेमाल किया, और उसी से ही हमने इनसे रब्ता किया ट्विटर के ज़रिए ही। उसके अलावा जब हमने इनके खावन से बात की, वो ये बता रहे हैं कि हमारे ऊपर जो मुल्ज़मान हैं, ये पुलिस भी मान रही है कि बहुत ज़्यादा बाअसर और नोटोरियस किस्म के हैं, और वो प्रेशराइज़ भी कर रहे हैं। पुलिस का छोटा जो तबका है वो भी प्रेशराइज़, बकौल विक्टिम फैमिली के, पुलिस का छोटा तबका भी उन्हें प्रेशराइज़ कर रहा है कि इनके साथ पैचअप कर लो, राज़ीनामा करके जो भी अगर कोई पैसा वगैरह है तो हम दे सकते हैं, मुल्ज़मान दे सकते हैं। अब ये 2 दिनों से मेरा इस फैमिली से भी रब्ता नहीं है, इन्होंने अपना मोबाइल नंबर बंद किया हुआ है। ये नहीं मालूम कि प्रेशर की वजह से इन्होंने फ़ोन बंद कर दिया है, क्या कोई प्रेशर की वजह से राज़ीनामा कर लिया है, ये तो उस फैमिली से रब्ता हो तो तब, लेकिन 2 दिनों से उनके साथ रब्ता नहीं हो। भाई, इस ख़ानदान में से अगर कोई हमें सुन रहे हैं तो हम यहाँ आपका मुकदमा लड़ रहे हैं, आपकी आवाज़ उठा रहे हैं, प्लीज़ फ़खर से रब्ता करें। फ़खर, थैंक यू सो मच। और यही वो हक़ाइक़ हैं जिन तक पहुँचना हमारा काम, हमारी ज़िम्मेदारी है। यही वो स्टोरीज़ हैं जो हम आपके सामने लाते हैं ताकि मज़लूम को इंसाफ मिल सके, एटलीस्ट हम उसमें एक ज़रिया बन सके। लेकिन ऐसे मामलात में पुलिस के फ़राइज़ का जो तकाज़ा है, पता नहीं पुलिस कहाँ होती है, इतने दिन गुजर जाते हैं, दर बदर की ठोकरें विक्टिम खाता है, और जब तक मीडिया पे मामला ना आए सुनवाई होती नहीं। ये हमारे सिस्टम का बहुत बड़ा फ्लॉ है।